हेलो बच्चों, मेरा नाम दीपिका श्रीवास्तव है और मैं अब ज्योग्राफी का जो सेशन चल रहा था उसके बाद अब मैं हिस्ट्री का एक सेशन लेके आई हूँ। आज से हिस्ट्री क्लासेस रहेंगी। तो हिस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले पहले हम समझ लेते हैं कि हिस्ट्री क्या है, यानी इतिहास क्या है। और चूंकि मैं इंडियन हिस्ट्री को क्लास लूँगी, आपकी इंडियन हिस्ट्री चलेगा, तो भारतीय इतिहास को समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि भारतीय इतिहास कहाँ से शुरू होता है, इतिहास क्या है, किस चीज़ को हम इतिहास कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इतिहास शब्द दिया किसने, कौन व्यक्ति थे जिन्हें फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है, यानी कि किसको इतिहास का पितामह कहा जाता है। तो एक जो हमारे आर्कियोलॉजिकल थे जिनका नाम था हेरोडोटस या हेरोडोट्स, उन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। लेकिन अगर हम इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो भारतीय इतिहास को हम कहाँ से शुरू करेंगे, तो भारतीय इतिहास को हम भारतीय इतिहास के नामों से शुरू करेंगे, यानी भारतवर्ष को हम कितने नामों से जानते हैं। तो भारत का जो नाम है भारतवर्ष, ये सबसे पुराना नाम है, यानी सबसे पहले भरत नाम का कबीला जो है वो भारत में रहता था। उसी के नाम पर, यानी भरत कबीले में के नाम पर ही भारत का नाम भारतवर्ष पड़ा। कुछ लोगों का मानना है कि राजा भरत के नाम पर भारत का नाम भारत पड़ा, यानी दुष्यंत और शांतनु के पुत्र थे, यानी दुष्यंत और शकुंतला के जो पुत्र थे जिनका नाम भरत था, उनके नाम पर भारत का नाम भारत पड़ा। लेकिन कुछ लोगों ने अलग अलग अपने अपने ओपिनियन दिए हैं, किसी एक चीज में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि भारत का नाम भारत अलग अलग राजाओं के नाम पर देखा जाता है। किसी ने कहा है कि मनु के पुत्र के नाम पर भारत का नाम भारत पड़ा है। तो सबसे ज्यादा जो ऑथेंटिक आंसर माना गया है वो या तो भरत कबीले के नाम पर रखा गया है, या फिर ये कहा गया है कि राजा जो भरत थे उनके नाम पर भारत का नाम भारतवर्ष पड़ा है। अब अगर हम बात करते हैं कि भारत के अन्य नाम क्या क्या हैं, तो देखिए, भारत को हम कई नामों से जानते हैं, जैसे जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप जो है सबसे पुराना नाम है। भारत को जम्बू द्वीप इसलिए कहा जाता था, किसी समय में जम्बू द्वीप का अर्थ होता है जामुन के वृक्ष का द्वीप, यानी जहां पर हम भारतवर्ष का नाम देखते हैं यहाँ पर सबसे ज्यादा मात्रा में जामुन के वृक्ष हुआ करते होंगे, जामुन के पेड़ हुआ करते होंगे, उन्हीं के नाम पर इसका नाम जम्बू द्वीप पड़ा। पुराने समय में महाभारत, यानी जितने भी हमारे ऑथेंटिक ग्रंथ हैं, जितने भी एपिक्स हैं, सभी में भारत का नाम जो है वो जम्बू द्वीप नाम से भी पुकारा जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि भारत का नाम हिंदुस्तान या हिंदू, इन शब्दों के नाम पे भी भारत का नाम पड़ा है। तो भारत का जो नाम है वो सिंधु घाटी सभ्यता में जो सिंधु नदी बहती है उसके आसपास का एरिया जो है वो सिंधु नदी जो कवर किए थी। जब अरब लोग और यूनानी लोग भारत आए तो यूनानी लोगों ने सिंधु को हिंदू कहा। इसी कारण से भारत का जो इलाका था वो हिंदू नाम से जाना जाने लगा। आगे चलकर यही हिंदू हिंदुस्तान कहलाने लगा, यानी कि शुरुआत में प्राचीन काल में जो है वो भारत हिंदू था, लेकिन मिडिवल टाइम में यानी मध्यकालीन भारत में इसको हिंदुस्तान कहा जाने लगा। अगर हम और अन्य नामों पर जाएं तो ईरानी लोग हिंदू को इंदे कहते थे, या फिर यूनानी लोग भी इसको क्या बोलते थे, इंदे। और बाद में जब अंग्रेज भारत में आए तो इंदे से इंडिया बना दिया। तो इस तरह से भारत के भारतवर्ष, हिंदुस्तान, जम्बू द्वीप, इसके इंडिया, इंदे आदि नामों से भारतवर्ष को जाना जाता है, यानी हमारे देश भारत को जाना जाता है। अब अगर हम बात करते हैं इतिहास की कि भारत का इतिहास कितना पुराना है, तो इतिहास को लगभग 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, यानी कि जो हमारी इतिहास है, हिस्ट्री है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहले हम इसको बोल सकते हैं प्राचीन काल, यानी एंशिएंट टाइम, दूसरा बोल के मध्यकाल यानी मिडिवल पीरियड, और तीसरा इसको बोलते हैं आधुनिक काल यानी करंट हिस्ट्री। ठीक है। अब जो प्राचीन काल है वो भी, उसको भी कई पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इतिहास जो है वो कहाँ से गिना जाएगा। तो देखो, सबसे पहले हमने इतिहास को, हिस्ट्री को जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक हो गया प्राचीन काल, एंशिएंट हिस्ट्री,
प्राचीन काल, दूसरा आता है मध्यकाल, और तीसरा आ जाता है आधुनिक काल। अगर हम प्राचीन काल की बात करें तो जब से हम कह सकते हैं दुनिया बनी, हम तब से प्राचीन काल को लिख सकते हैं कि प्राचीन काल तब से रहा होगा। इसके और सारे पार्ट भी हैं जो भी हम वन बाय वन पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप। तो प्राचीन काल हो गया, लगभग 7वीं शताब्दी तक जो है वो प्राचीन काल चलेगा। 7वीं शताब्दी के बाद से लेकर लगभग 1600 तक जो है वो मिडिवल हिस्ट्री चलेगा। 1600 के बाद से लगभग अभी तक का जो टाइम पीरियड है वो करंट यानी आधुनिक काल में आ जाता है, करंट हिस्ट्री में आ जाता है। अगर हम प्राचीन काल की बात करें तो प्राचीन काल को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। प्राचीन काल को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक होता है प्रागैतिहासिक यानी कि प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रागैतिहासिक जिसको हम प्राक बोलते हैं, प्राक ऐतिहासिक, प्राक ऐतिहासिक यानी प्री हिस्टोरिक पीरियड। फिर आता है आद्य ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक यानी प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। फिर आता है हमारा इतिहास या ऐतिहासिक जिसे हम हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं। यानी कि अगर हम हिस्ट्री को डिवाइड करेंगे प्राचीन काल को कि कितना पुराना है, हम इतिहास कहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे, तो एक होता है प्राक ऐतिहासिक, फिर होता है आद्य ऐतिहासिक और फिर होता है ऐतिहासिक। प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और हिस्टोरिक पीरियड। प्राक ऐतिहासिक में हम वो सारी चीजें पढ़ेंगे जिसमें लिखित रूप से हमें कम चीजें मिली हैं लेकिन उनके बहुत सारे सबूत देखने को मिले हैं, है ना। जैसे कि बहुत सारे शिलालेख वगैरह, इसके अलावा स्कल्पचर्स बहुत सारे, हम बोल सकते हैं जितने भी आर्कोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं वो हम सभी प्राक ऐतिहासिक में देखेंगे। प्राक ऐतिहासिक को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। प्राक ऐतिहासिक को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 3 पार्ट कौन कौन से होंगे? स्टोन एज यानी पाषाण काल, स्टोन एज यानी पाषाण काल। दूसरा आता है ताम्र पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल को बोलते हैं कॉपर स्टोन एज। और तीसरा आता है आपका यानी कि पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। इसके बाद आता है लौह युग यानी कि मेटल एज। सबसे पहले अगर हम प्राक ऐतिहासिक की बात करेंगे तो सबसे पहले आएगा स्टोन यानी पाषाण काल, स्टोन एज। जब पत्थरों का विकास हुआ, मनुष्यों ने पत्थरों का सबसे ज्यादा उपयोग किया। ताम्र पाषाण में जब तांबे की खोज हुई और साथ ही साथ पत्थरों का भी उपयोग हुआ। इसके बाद लौह युग यानी मेटल, जहां पर बहुत सारे मेटल्स, तांबा, चांदी, सोना के साथ साथ लास्ट टाइम में लोहे का भी इन्वेंशन हुआ, लोहे की भी खोज हुई, तो इसको लौह युग कहा गया यानी मेटल एज कहा गया। अगर हम इसको और डिवाइड करें तो जो पाषाण काल है इसको भी हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पाषाण काल को भी हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है पैलियोलिथिक एज यानी कि पुरा पाषाण काल, पैलियोलिथिक एज में आ जाएगा पुरा पाषाण काल। फिर आता है मीजोलिथिक एज यानी मध्य पाषाण काल। और फिर आता है न्यूलिथिक एज यानी नव पाषाण काल। यानी कि अगर हम इतिहास को पढ़ें तो सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि इतिहास शुरू कहां से हुआ। तो सबसे पुराना जो इतिहास शुरू होता है वो होता है पूरा पाषाण काल यानी पत्थरों के टाइम से भी पहले का पीरियड, जब मनुष्य आदिवासी मतलब आदि मानव था। यानी जब
कहते हैं ना कि गोरिल्ला से यानी चिंपैंजी से मनुष्यों की उत्पत्ति मानी जाती है। तो जब इंसान नहीं थे, यानी जब विकास हो रहा था इंसान बनने का, उस टाइम को बोलते हैं पूरा पाषाण काल। यानी जब जब जो कुछ विकसित मानव जो थे, उन्होंने अपने आप को क्या कर लिया था, विकसित कर लिया था। तो वो जिस तरह से रहते थे वो पूरा पाषाण काल में आ जाएगा, जब पत्थरों का एज था। यानी जब अच्छे से पत्थरों का यूज करना भी नहीं आते थे, पत्थर यूं ही मार कर शिकार करते थे, कच्चा मांस खाते थे, जानवरों की तरह रहते थे, आदमी 4 पैरों पर चलता था। वो जो पीरियड है वो है पूरा पाषाण काल का, यानी कि पैलेलिथिक एज का। यानी कि हम बोल सकते हैं वो टाइम पीरियड जब आदमी, हम आदमी नहीं कह सकते पूरी तरह से, जब इंसान का थोड़ा सा विकास हुआ और वो 4 पैरों पे ही चलता था, पर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके जानवरों का शिकार करता था, वो होता है पूरा पाषाण काल पीरियड। अगर हम इसका टाइम पीरियड देखें तो कितना पुराना है, तो लगभग 20 साल बीसी, 20 लाख साल बीसी में जो था वो आ जाएगा पूरा पाषाण काल। यानी 20 लाख ईयर्स बीसी में जाएंगे हम। बीसी मतलब बिफोर क्रस्ट, वो एरिया, यानी कि जो अभी एडी टाइम चल रहा है उसके पहले का टाइम पीरियड। अब इसके बाद आता है मध्य पाषाण काल, जब मनुष्य 2 पैरों पे चलना शुरू किया। यानी यहाँ पर 4 पैरों पे चल रहा था, शिकार कर रहा था, ये वो पीरियड आएगा तब पत्थरों से शिकार करेंगे, लेकिन 2 पैरों पे चलने लगा इंसान, वो पीरियड आ जाएगा हमारा मध्य पाषाण काल। आदमी थोड़ा थोड़ा घर बनाकर यानी गुफाओं में रहने लगेगा। अब जो भीमबेटका जो गुफाएं हैं वो इनका उदाहरण है कि उस समय जो है वो मनुष्य क्या करेगा, गुफाओं में रहने रहेगा। नव पाषाण काल में जाके मनुष्य पत्थरों के औजार बनाना शुरू कर देगा। यानी कि ये जो एज है पाषाण काल, जो पत्थरों का विकास था, यहाँ पर जो मनुष्य था उसने पत्थरों से हथियार बनाना, छोटे छोटे औजार बनाना, कई तरह के इन्वेंशन, पहिया जो है वो पत्थर से पहिया बनाना, ये सब कुछ सीख लिया था। तो पाषाण काल वो पीरियड था जब मनुष्यों ने पत्थरों का विकास यानी पत्थरों से नई नई चीजों का आविष्कार किया। ताम्र पाषाण काल वो पीरियड है जब मनुष्य पत्थरों के साथ साथ तांबे का भी इस्तेमाल करने लगे, यानी कि तीर बनाना और कुछ चीजों का जो इस्तेमाल था जो कॉपर के रूप में कर सकते थे, उनमें उन्होंने तांबे का यूज किया, कांसे की मूर्तियां बनाई, इस तरह की चीजें भी जो है वो हमें इस काल में देखने को मिली है। डिटेल जो है वो धीरे धीरे हम आपको एक एक करके समझाएंगे। अभी हम आपको केवल इसका एक ओवरव्यू दे रहे हैं कि इतिहास क्या है, इतिहास को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है और किस पार्ट में किसके बारे में बताया गया है। जैसे कि जो इतिहास है हमारा वो हमने आपको बोला 3 पार्ट में डिवाइड है, प्राचीन काल एंशियंट हिस्ट्री, मध्यकाल मिडिवल पीरियड और आधुनिक काल यानी करंट हिस्ट्री में 3 पार्ट में डिवाइड है। प्राचीन काल जो है लगभग 7वीं शताब्दी से पहले का जो टाइम पीरियड वो सभी प्राचीन काल में आता है। प्राचीन काल को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, प्राक ऐतिहासिक, अद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। यानी कि अगर हम इनको बोलें तो प्री हिस्टोरिक पीरियड, इसके बाद आ जाएगा आपको प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और हिस्टोरिक पीरियड। इसमें क्या बताया गया है कि सबसे पहले अगर हम इतिहास यहीं पर बात करें तो इतिहास वहां से शुरू होता है जहां से हमें लिखित में जानकारी मिलती है, यानी जहां पर हमें पूरी तरह से ये सबूत मिलते हैं कि यहाँ पे हमें लिखा हुआ मिल जाता है, वो इतिहास आ जाता है। जहां पर हमने सुनी सुनाई चीजें और कुछ लिखी लिखाई चीजें मिलती हैं, यानी ना तो वो पूरी तरह से लिखा हुआ है और ना ही वो पूरी तरह से सुना हुआ है, केवल हमने उसके कुछ सबूत देखे हैं, जो लिखे हुए मिले हैं वो सभी आते हैं अद्य ऐतिहासिक में। लेकिन प्राक ऐतिहासिक में वो चीजें मिलती जहां लिखा हुआ कुछ नहीं मिला, वहां से हमें केवल कुछ इंस्क्रिप्शन मिले हैं, कुछ क्या मिले हमें, कुछ आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज मिले हैं, जिनके आधार पर हम मानते हैं कि हाँ वह इतिहास रहा था, वहां पर हमें ये सारी चीजें देखने को मिली हैं। जैसे कि अगर हम बोलें कि सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक पीरियड, ये सभी जो है वो एंशिएंट हिस्ट्री में आ जाएंगे। इसके बाद अगर हम पाषाण काल में, तो हमने कई जगह देखा है कि पत्थरों के औजार वगैरह हमें देखने को मिलते हैं, ये पाषाण काल का टाइम पीरियड है। पर सबसे अच्छे औजार जो है वो नव पाषाण काल में बनाए गए। पत्थरों के पहिए का आविष्कार जो है वो नव पाषाण काल में हुआ। इसी पाषाण काल में ही आग का आविष्कार भी किया गया, यानी मनुष्यों ने अपने आप को थोड़ा थोड़ा डेवलप करना शुरू किया। सबसे पहले पूरा पाषाण काल में मनुष्य जानवरों की तरह था, 4 पैरों पे चलता था। धीरे धीरे इसी युग के आखिरी आते आते मनुष्य 2 पैरों पे खड़ा होने लगा। इसके बाद जब मध्य पाषाण काल टाइम पीरियड आया तो यहाँ मनुष्य शिकार करना सीख गया।
साथ ही साथ गुफाओं में रहने लगा। खाने को मतलब आग का आविष्कार भी हुआ इस टाइम पीरियड में, और आग को जलाना सीखने लगा, खाने को पकाकर खाना सीख गया। इसके बाद जो नवपाषाण काल आता है वहां पर खेती करना, साथ ही साथ पहिए का आविष्कार, बैलगाड़ी इस तरह का इस्तेमाल उन्होंने किया था। सबसे पहले पालतू बनाया जाने वाला जो जानवर था कुत्ता भी इसी टाइम पीरियड में देखने को मिला था। यानी नवपाषाण काल में हमें बहुत सारी चीज, यानी मनुष्य जो है वो विकसित होने लगा था, कृषि करने लगा था, साथ ही साथ जो गुफाओं की जगह वो घर बनाकर रहने लगा था, जंगली चीजों से थोड़ा दूर हो गया था, यानी मनुष्य अब जो विकसित स्थिति में आ गया था। यहाँ पर विकसित नहीं है, यहाँ पर थोड़ा विकसित है, यहाँ पर आकर जो है वो मनुष्य विकसित होने लगा है। अब हम पढ़ेंगे जो ताम्रपाषाण काल में मनुष्य मूर्तियों का आविष्कार करेंगे, बर्तनों को कैसे बनाएंगे, बर्तनों का चीजों कैसे पढ़ेंगे, किस तरह के बर्तन हमें देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ इसी टाइम पे में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे और वैदिक पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। आगे चल के हमें ओवरव्यू देना है कि आगे कैसे कैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो ईयर बाय ईयर, जैसे कि लगभग 10,000 साल तक तो हम केवल पाषाण काल में रहे हैं। इसके बाद लगभग 3.5 मतलब 750 से लगभग 2500 का जो टाइम पीरियड है वो हमारा किसमें आ जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में। इसके बाद का जो पीरियड है वो वैदिक पीरियड में आ जाएगा। वैदिक पीरियड के बाद हम भारत में बहुत सारे धर्म देखने को मिलेंगे, जैसे कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ठीक है, बहुत सारे में तीर्थंकर मतलब बहुत सारे साधु संत वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। कुछ राजा यानी वंश, महाजनपद, जनपद, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। राजाओं में कैसे महाजनपदों का बंटवारा हुआ ये पढ़ेंगे। किस महाजनपद को सबसे शक्तिशाली बताया गया है, ये सारी चीजें वो हम 1 बाय 1 स्टेप स्टेप पढ़ेंगे। अभी हमने आज आपको ओवरव्यू दिया है कि इतिहास क्या है, किस तरह से बांटा गया है। नेक्स्ट सेशन में यानी आने वाले सेशन में हम इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। अगर आपको अभी वीडियो अच्छा लगा है तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।